हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल ऑन क्विक इको। तो हमने DSSB PGT इकोनॉमिक्स के 3 पार्ट में क्वेश्चंस किए हैं, 25-25 क्वेश्चंस, यानी कि हमने पूरे 75 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और लास्ट के 25 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो वो हम आज करेंगे। यानी कि पूरे हमने 100 क्वेश्चंस इस ईयर के पेपर का हमने आज कंप्लीट कर लेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिसने भी उसके 3 पार्ट नहीं देखे हैं वो इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में DSSB PGT इकोनॉमिक्स के नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब आज का क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हेडक्वार्टर ऑफ SIDBI। देखिए, SIDBI का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। तो हमारा फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ। नेक्स्ट चलते हैं, विच इज़ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया। तो देखिए, हमने स्टैंडर्ड पुअर, मूडीज़, ये सब के नाम सुने हैं, वो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं। आप अक्सर सुनते हैं कि स्टैंडर्ड एंड पुअर ने इंडिया को रेटिंग दी है, मूडीज़ ने दी है कि इंडिया का कैसा ग्रोथ होगा आगे आने वाले दिनों में, तो उस तरह इंडिया भी रेटिंग करता है। तो इसमें से बताना है कि क्या ये सारे रेटिंग एजेंसी इंडिया की हैं या कौन सी रेटिंग एजेंसी है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, क्रिसिल के बारे में देख लेते हैं। तो क्रिसिल का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये क्रिसिल का फुल फॉर्म होता है। मैं फिर से बता दे रही हूँ, क्रेडिट रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब देखिए, इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1987 और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अब हम आते हैं सेकंड नंबर पे। तो ये एक इंडिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। नेक्स्ट है हमारा केयर। तो केयर का फुल फॉर्म मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। तो क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। और केयर का जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है वो 1993 है और इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा ICRA। इसका फुल फॉर्म होता है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1991 और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है कोलकाता में, तो ये याद रखिएगा। और ये जो तीनों हैं, ये तीनों इंडिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि 20 रुपीज़ एंड अबव वैल्यू नोट्स आर प्रिंटेड इन। अब देखिए, इंडिया में बहुत सारे 3-4 जगह है जहाँ पे करेंसीज प्रिंट होती हैं और प्रिंट करने का जो अधिकार है वो सिर्फ RBI के पास होता है। तो जो करेंसीज प्रिंट होती हैं, जैसे करेंसी नोट प्रेस, ये नासिक रोड पे है, बैंक नोट प्रेस ये देवास में है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस ये हैदराबाद में है। लेकिन जो 20 रुपीज़ और उसके एबव के जितने भी नोट हैं, ये बैंक नोट प्रेस देवास में ही प्रिंट किए जाते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फाइनेंशियल रेगुलेटर। देखिए, फाइनेंस को रेगुलेट करने का इसमें से कौन सा एक नहीं है, तो हम देख लेते हैं कि जो है उसका मतलब क्या होता है। IRDA। तो IRDA का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस, जो कि इंश्योरेंस से डील करता है, जितने भी इंश्योरेंस के अपर जो बॉडी है वो यही है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1999 में। अब आते हैं हम PFRDA। तो PFRDA का फुल फॉर्म होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये आया जो ये था ये 2003 में आया था। अब आते हैं AFIA। तो ये किसी भी तरह का फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन तो ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन देख लेते हैं SEBI। इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसका ये आया था 1988 में नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी की तरफ के तौर पे, और 1992 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा आंसर इसमें सी करेक्ट होगा कि ये फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, बाकी सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री हैज़ द मैक्सिमम ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ब्रॉडबैंड के सब्सक्राइबर्स कौन हैं। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हैं चाइना के, तो चाइना इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि SITTDEC ये स्कीम किससे रिलेटेड है, और इसका फुल फॉर्म है साउथ इन्वेस्टमेंट ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी डेटा एक्सचेंज सेंटर इज़ अ स्कीम ऑफ, यानी कि इसमें से जितने भी दिए हुए हैं ऑप्शंस, एक किसकी स्कीम है, क्या सार्क की स्कीम है, आसियान की स्कीम है, G7 का है या G15 का है। तो ये जो स्कीम है ये G15 से रिलेटेड स्कीम है। ये G15 के मेंबर्स 1991 में एक मीटिंग हुई थी और जिसमें इस स्कीम को लाया गया था, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ों पे बातचीत की गई थी, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन बैंक हैव द मैक्सिमम फॉरेन ब्रांचेज इन, तो इंडियन बैंक के सबसे ज़्यादा फॉरेन ब्रांचेस कहाँ हैं, तो सबसे ज़्यादा फॉरेन ब्रांचेस यूके में हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच बैंक इन इंडिया बिकम द फर्स्ट बैंक टू ओपन इट्स ब्रांच इन चाइना, तो चाइना में सबसे पहले कौन से बैंक ने अपना ब्रांच ओपन किया था, तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसने सबसे पहले चाइना में अपना ब्रांच ओपन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच रूरल सेक्टर इज़ नॉट इंक्लूडेड इन भारत निर्माण योजना, तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। भारत निर्माण योजना में ये 2005 की स्कीम है, योजना है, और इसमें बहुत ये एक ग्रामीण बुनियादी ढांचा को सही करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी, जिसमें जो सेक्टर्स हैं जिनको इंक्लूड किया गया था वो है रोड। ये याद रखिएगा, ये हमेशा बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा गया है। रोड, इरिगेशन, इसके बाद आता है इसमें वाटर सप्लाई, ये सारे क्या हैं, ये सब बहुत ही बेसिक नीड्स हैं और इसके लिए भारत निर्माण योजना चलाई गई थी। टेलीफोन, वाटर सप्लाई हो गया, इरिगेशन हो गया, टेलीफोन हो गया, फिर हाउसिंग, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, इरिगेशन, वाटर सप्लाई, हाउसिंग, फिर इलेक्ट्रिसिटी भी हो गया, टेलीफोन भी हो गया, और इतनी सारी चीज़ों पे ये भारत निर्माण योजना जो है रूरल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए ये लाई गई थी। तो इसमें से पूछा है कि कौन सी नहीं इंक्लूड की थी, तो देखिए मैंने जितने करवाया है उसमें इरिगेशन भी है, वाटर सप्लाई भी है, टेलीफोनी भी है, कौन सा नहीं है, एजुकेशन, तो इसलिए हमारा एजुकेशन राइट आंसर होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम, तो गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे एसोसिएटेड है, तो क्या ये इनवाइटिंग फॉरेन कंपनीज, तो ऐसा नहीं है कि फॉरेन कंपनीज को इसमें नहीं इनवाइट किया जाता है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इंटरप्राइजेज, ये भी नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट से नहीं रिलेटेड है ये। इस्टेब्लिशिंग जॉइंट इंटरप्राइजेज, इससे भी रिलेटेड नहीं है। अब देखिए हमारा लास्ट ऑप्शन है वॉलेंट्री रिटायरमेंट, तो गोल्डन हैंडशेक स्कीम इससे रिलेटेड है कि जो भी अपनी इच्छा से रिटायरमेंट चाहते हैं तो उनको गोल्डन हैंडशेक स्कीम के नाम से ये जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन इन प्राइवेट सेक्टर वॉज, तो देखिए फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन सबसे पहले कांडला में स्पेशल इकोनॉमिक जोन और एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन कांडला गुजरात में लाया गया था 1965 में, तो ये एशिया का भी पहला है, तो इसको याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स हैज़ नॉट बीन अडॉप्टेड इन रीसेंट डेज बाय RBI फॉर कंट्रोलिंग क्रेडिट इन इंडिया। देखिए जब RBI को क्रेडिट कंट्रोल करना होता है या मनी सप्लाई कंट्रोल करना होता है तो बहुत सारे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स को अपनाती है। तो अब इसमें ये सारे क्या हैं, ये सारे क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं। तो क्या कैश डिपॉजिट रेशियो को यूज़ करती है, क्या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को यूज़ करती है, क्या कैश रिजर्व रेशियो को, या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को। तो देखिए जो RBI है वो
कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यूज़ करती है, CRR यूज़ करती है एंड SLR यूज़ करती है। ये तो आपने अक्सर सुना होगा। लेकिन कैश डिपॉजिट रेशियो ये मेजर्स करने के लिए नहीं यूज़ करती है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही होगा। बाकी ये सब करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मैक्सिमम लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री इन इंडिया। तो कौन सा, देखिए इंडिया क्या है, एक एग्रीकल्चर, यहाँ पे एग्रीकल्चर में बहुत सारे लेबर इंक्लूड होते हैं, यानी 50% से भी ज़्यादा जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में है। तो क्या सीमेंट इंडस्ट्री, आयरन, जूट इंडस्ट्री एंड कॉटन इंडस्ट्री। तो कॉटन इंडस्ट्री एक एग्रीकल्चर का पार्ट है, तो इसलिए कॉटन इंडस्ट्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि विच असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मेंशन प्रोग्राम। अब देखिए जितने भी प्रोग्राम दिए हैं इनके डेट के हिसाब से इनको मेंशन करना है। तो देखिए DPAP का फुल फॉर्म होता है ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, यानी कि जितने भी बाढ़ से रिलेटेड, सूखा से रिलेटेड, अरे बाढ़ कह रही हूँ सॉरी, ड्रॉट मतलब सूखा होता है, सूखे से रिलेटेड जो एरिया हैं वहाँ पे के लिए प्रोग्राम चलाया गया था। ये 1973 में चलाया गया था। अब जवाहर रोजगार योजना, ये 1 अप्रैल 1989 को ये प्रोग्राम चलाया गया था। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये आया था 1978 और 79 के टाइम। और मिनिमम नीड प्रोग्राम, और इसकी जो डेट है वो 1974 है। अब देखिए जो जवाहर रोजगार योजना है, ये राजीव गांधी के टाइम पे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब ये योजना लाई गई थी, और जिसमें 2 योजना को मर्ज कर दिया गया था। एक है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, और इसमें मर्ज कर दिया गया था रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम को। तो ये दोनों मर्ज होकर जवाहर रोजगार योजना के नाम से आया था। तो अब हम सेट कर लेते हैं क्रोनोलॉजी के हिसाब से, असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से, यानी कि जो सबसे पहले छोटा फिर बड़ा, यानी कि सबसे पहले जो आया था तो 1973 में DPAP ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम आया था, तो फर्स्ट पहले। उसके बाद मिनिमम नीड प्रोग्राम फोर्थ, उसके बाद आया था इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम थर्ड, और फिर जवाहर रोजगार योजना 1989 में तो वो सेकंड। तो हमारा फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकंड, तो फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अ रेफ्रिजरेटर ऑपरेटिंग इन अ केमिस्ट शॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए रेफ्रिजरेटर ऑपरेटिंग, यानी कि रेफ्रिजरेटर में केमिस्ट के शॉप में है, यानी कि दवाइयाँ उसमें रखी जाती होंगी। तो अगर रेफ्रिजरेटर है केमिस्ट के शॉप में है तो वो दवाइयाँ रखता होगा ताकि प्रिजर्व रहें दवाइयाँ, तो और उसको बेचता भी है वो। तो एक तरह से वो रेफ्रिजरेटर का यूज़ फाइनल प्रोडक्ट को बेचने में कर रहा है, तो यानी कि वो कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, ताकि रेफ्रिजरेटर का यूज़ करके वो चीज़ों को बचा रहा है ताकि वो बहुत लंबे समय तक यूज़ कर सके। तो एक ये प्रोड्यूसर गुड है, यानी कि चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि हार्म होने से बचा रहा है रेफ्रिजरेटर, तो इसलिए एक प्रोड्यूसर गुड है। और तब प्रोड्यूसर गुड है क्योंकि ये केमिस्ट के शॉप में यूज़ कर रहा है, इसको हाउस होल्ड नहीं यूज़ कर रहा है, इसको कोई दुकानदार यूज़ कर रहा है, इसीलिए ये प्रोड्यूसर गुड के कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हेरड मॉडल। तो देखिए हेरड ने अपने मॉडल में 3 तरह के ग्रोथ रेट बताए थे। पहला एक्चुअल ग्रोथ रेट, दूसरा वारंटेड ग्रोथ रेट, और तीसरा नेचुरल ग्रोथ रेट। और इन्होंने बोला था कि नाइफ एज, मतलब एकदम नाइफ एज सिचुएशन तब होगी जब ये तीनों, मतलब चाकू धार पे तब आएंगे जब ये तीनों ग्रोथ रेट, एक एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट और नेचुरल ग्रोथ रेट, ये जब तीनों इक्वल होंगे तो नाइफ एज इक्विलिब्रियम आ जाएगी। तो नाइफ एज इक्विलिब्रियम के लिए इन तीनों को होना इक्वल है। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है कि इफ एक्चुअल ग्रोथ रेट इज हायर दैन वारंटेड ग्रोथ रेट देयर इज इन्फ्लेशन, if actual growth rate is higher than warranted growth rate there is deflation, the economy will be equilibrium when actual warranted growth rate are equal and higher growth rate is conquer of the economizing of labor। तो देखिए हेरड ने बताया था, ये 3 चीज़ दी थी कि मान लीजिए ये जो वारंटेड ग्रोथ रेट है इसको फुल ग्रोथ रेट माना जाता है। अगर फुल ग्रोथ रेट ये है ही, और मान लीजिए ये वारंटेड ग्रोथ रेट की लाइन है, और अगर इसके हायर, यानी कि ये एक्चुअल ग्रोथ रेट जो हमारे पहले क्वेश्चन में दिया था, एक्चुअल ग्रोथ रेट इसके हायर हो जाए तो ये तो इन्फ्लेशन क्रिएट कर देगा ना, क्योंकि वारंटेड ग्रोथ रेट तो ऑलरेडी फुल है। तो ये इन्फ्लेशन की सिचुएशन होगी जब ये
एक्चुअल ग्रोथ रेट वारंटेड ग्रोथ से ज़्यादा होगा। अगर मान लीजिए ये एक्चुअल ग्रोथ रेट इस वारंटेड ग्रोथ रेट से कम है तो ये डिफ्लेशन की सिचुएशन होगी कि फुल इक्विलिब्रियम मतलब फुल इकोनॉमी जहाँ पे एकदम फुल सेटिस्फाइड है उसके नीचे अगर एक्चुअल ग्रोथ रेट है तो ये डिफ्लेशन की सिचुएशन होगी। तो हमें पूछा है कि क्या, देखते हैं कि एक्चुअल ग्रोथ रेट इज़ हायर दैन वारंटेड ग्रोथ रेट, तो देयर विल बी इन्फ्लेशन। तो ये बात सही है। देखिए यहाँ पे वारंटेड ग्रोथ रेट है, इससे ज़्यादा एक्चुअल ग्रोथ रेट है, तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। अगर यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन में बोला है, सेकंड ऑप्शन में बोला है कि इफ़ द एक्चुअल ग्रोथ रेट इज़ हायर दैन, तो अगर हायर होगा तो इन्फ्लेशन होगा, लेकिन यहाँ पे डिफ्लेशन दिया इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अगर यहाँ पे लोअर होता तब ये ऑप्शन सही हो जाता। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है अभी ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर ऑफ इंडिविजुअलिटीज हिंडर द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द इनिशियल स्टेज, द व्यू वॉज इन्यूशिएटेड बाय। तो देखिए इंडिविजुअलिटीज़ का कंसेप्ट रोजेनस्टीन रोडान ने दिया था, तो हमारा ऑप्शन सी तो करेक्ट है। लेकिन इन्होंने कितनी इंडिविजुअलिटीज़ बताई थी ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो रोजेनस्टीन रोडान ने 3 इंडिविजुअलिटीज़ बताई थी। पहला, इंडिविजुअलिटीज़ इन प्रोडक्शन, दूसरा इंडिविजुअलिटीज़ इन डिमांड, और तीसरा है इंडिविजुअलिटीज़ इन सप्लाई ऑफ सेविंग, सप्लाई ऑफ सेविंग। तो ये 3 इंडिविजुअलिटीज़ बताई थी रोजेनस्टीन रोडान ने, तो इसलिए हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि साफ्टा इज़ रिलेटेड टू। तो देखिए इसमें तो टी आया है, तो ये टी फॉर ट्रेड, तो अगर किसी को आता भी नहीं होगा ना वो भी इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है कि टी फॉर ट्रेड। इसमें ई तो है नहीं, किसी भी कोई भी फुल फॉर्म हमें थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा उसके ये देख के कि टी है, ए है, ई कहीं दिख नहीं रहा है तो होगा नहीं। सिक्योरिटी अगर किसी को पता होगा तो एस जो है ये पहले ही किसी उसमें सिक्योरिटी तो आएगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ना ही इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट में ई फॉर इन्वायरमेंट है, तो ये तीनों तो होंगे नहीं। तो हमें कंफर्म पता है कि ट्रेड ही होगा। अब देख लेते हैं कि साफ्टा होता क्या है। तो साफ्टा का फुल फॉर्म होता है सार्क। देखिए सार्क का भी फुल फॉर्म होता है, लेकिन साफ्टा पे भी हम आते हैं। सार्क एस ए सार्क, पी फॉर प्रिफरेंशियल, टी फॉर ट्रेडिंग और ए फॉर अरेंजमेंट। तो अब देखिए सार्क प्रिफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट, ये साप्टा का फुल फॉर्म है। सार्क क्या होता है? साउथ, और सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, यानी कि इंडिया के आसपास जितने भी नेबरिंग कंट्री हैं उन्होंने एक सार्क एग्रीमेंट किया है, मतलब वो एक साथ मिलके, और साप्टा इन्हीं को प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट है जो कि सार्क कंट्री के लिए रिलेटेड है, ट्रेड से रिलेटेड ये एक एग्रीमेंट है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस इन। तो ये आईटीए जो आईटीए एक्ट है ये 2000 में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज़ ब्रॉट एंड अक्वायर्ड द कंट्रोलिंग स्टेक इन द ISPAT इस्पात इंडस्ट्री। तो ये कौन, तो ये इसका ऑप्शन है, मैं आप लोगों को ये एक स्टील से रिलेटेड है कि किसने एक्वायर किया था पूरा स्टेक इसका, इस इंडस्ट्री का। तो JSW स्टील ने इस कंट्री ग्रुप जो कंट्रोलिंग स्टेक है ये एक्वायर किया था। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। अब देखिए अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो इसका आंसर आप बी लगा सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम GBC में पढ़ते हैं कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं और इन्होंने ये लाइन बोली थी कि सप्लाई, क्योंकि सप्लाई साइड इकोनॉमी को फॉलो करते थे JB, और क्लासिकल ने सप्लाई साइड इकोनॉमी और डिमांड साइड इकोनॉमी पे नहीं जाते हैं। लेकिन ये इसके अपोजिट कीन्स ने क्लासिकल का पूरा अपोज किया था और उन्होंने पूरी अपोजिट थ्योरी बनाई थी। तो इन्होंने बोला था कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, जो कि
क्लासिकल से के एकदम अपोजिट है। तो यहाँ पे हमारे पूछा भी है कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, तो ये हो जाएगा कीन्स। अगर कोई ध्यान से नहीं पढ़ता, उसने जेबी सेम का अक्सर हम ये वर्ड सुनते हैं कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, तो उसका आंसर गलत हो सकता है अगर वो ध्यान से ना पढ़े तो इसको ध्यान में रखिएगा कि लिखा क्या है, डिमांड पहले है या सप्लाई पहले है। तो यहाँ पे डिमांड पहले है तो कीन्स ऑप्शन हो गया, अगर सप्लाई होता तो जेबी से ऑप्शन होता। 97 क्वेश्चन है कि इंडियाज़ फर्स्ट प्रमोशन एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन टू बी डिक्लेयर एज फ्री ट्रेड जोन, तो इसका ऑप्शन भी कांडला ही है जो कि 1965 में वो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिग्स न्यूट्रल टेक्निकल चेंज इम्प्लाइज, तो हिग्स ने देखिए हिग्स का जो चेंज है ये कैपिटल इनके जो आइसोक्वांट्स हैं ये डाउनवर्ड शिफ्ट, जैसे कि हिग्स के ऐसे आइसोक्वांट्स ऐसे जब हम टेक्निकल चेंज पढ़ते हैं तो हिग्स के आइसोक्वांट ऐसे पैरेलली डाउनवर्ड शिफ्ट होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन होगा यूनिट आइसोक्वांट अंडरगोज अ पैरेलल शिफ्ट डाउनवर्ड, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि द टू गैप थ्योरी, ये होलिस चेनरी ने ये थ्योरी दी है, एज अप्लाइड टू डेवलपमेंट प्लानिंग रिफर्स टू, तो होलिस चेनरी ने दो तरह के रिलेशन को अपने डेवलपमेंट प्लानिंग में इंक्लूड किया है। एक तो सेविंग कंस्ट्रेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज कंस्ट्रेंट, सेविंग कंस्ट्रेंट प्लस फॉरेन एक्सचेंज कंस्ट्रेंट, तो ये हम देख लेते हैं इन्फ्लेशन गैप, ये भी नहीं है, ये हम इसको सेविंग और फॉरेन एक्सचेंज गैप भी बोल सकते हैं, सिर्फ फॉरेन नहीं है ये भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे सेविंग कंस्ट्रेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज कंस्ट्रेंट, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इस पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन है कि द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कैन बी मेजर्ड बाय, तो ये मैंने पिछले भी कई सारे क्वेश्चंस में इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इनइक्वालिटी आप लोगों को पता होना चाहिए कि लॉरेंज कर्व इनइक्वालिटी के बारे में बताता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा लॉरेंज कर्व जो कि कंट्री के इनइक्वालिटीज़ को बताता है। तो आज हमने इकोनॉमिक्स के पेपर के सारे क्वेश्चंस ख़त्म कर लिए हैं 2014 के, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये सीरीज़। तो अब हम नेक्स्ट पेपर के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड स्टे ट्यून्ड।